प्रणाम। मैं रोहित वशिष्ठ विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा स्केस का छात्र आज आपके सम्मुख पर्यावरण का इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी विषय लेकर आया हूं। सर्वप्रथम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में जैसा कि मेरा पिछला प्रेजेंटेशन था जिसमें कि मैंने इकोसिस्टम की विशेषताएं और इकोसिस्टम के बारे में बताया था, उसको आगे बढ़ाते हुए इकोसिस्टम में जैसे एनर्जी फ्लो होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स, ऐसे ही इस एनर्जी फ्लो का जो 10% एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे फ्लो होती है, उसी प्रकार से एनर्जी लेवल के साथ साथ एक और चीज फ्लो होती है, वो होती है न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन। ये ट्रॉपिक लेवल के साथ साथ ही फ्लो होते हैं, इसीलिए इनको ट्रॉपिक लेवल भी कहा जा रहा है, पोषण स्तर। तो अब मैं आगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। न्यूट्रिएंट साइकिल, जो ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है, इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें क्वेश्चन बनता है जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में जियो का अर्थ क्या है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में जियो का अर्थ जियोलॉजिकल है, अर्थात बायो अर्थात जीव, जियो अर्थात भूमि। तो जीव एवं भूमि के अंतर संबंधों से ये साइकिल चल रही है। तो जैव भू रासायनिक चक्र के दो भाग होते हैं। एक होता है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेकंड होता है सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है वो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहलाती है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका पुनः चक्रण होता रहता है और उसकी अवधि के आधार पर, अर्थात जल्दी होता है, इसीलिए उसको परफेक्ट साइकिल भी कहा जाता है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल को। जबकि जो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसको इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अवसाद या फिर सेडिमेंट्री फॉर्म में वो जमा हो जाता है और वो पुनः आने में उसको काफी समय लगता है, काफी अवधि लगती है। तो ये अवधि के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है, क्या क्या है, तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। अब मैं इनको विस्तार से बताऊं तो जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है, इसमें हम तीन मुख्य न्यूट्रिएंट साइकिल्स पढ़ते हैं। पहला है नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड थर्ड है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये तीन साइकिल्स हम गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स में पढ़ते हैं। पहला है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र का जो मुख्य स्रोत है वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 78% ये वायुमंडल में पाई जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो इसको सीधा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सीधा, अर्थात जो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है ये N2 की फॉर्म में, अर्थात जो नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड है उसमें पाई जाती है और इसको सीधा पादप जो है वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें से एक है नाइट्रिफिकेशन के थ्रू जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उससे सबसे पहले अमोनिया अर्थात या फिर अमोनियम NH4 प्लस या फिर NH3 अमोनिया या फिर NH4 प्लस बनता है, अमोनियम बनता है। तो इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद जो ये अमोनिफिकेशन है, इसके बाद जो कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे कि एजोबैक्टीरिया है, राइजोबैक्टीरिया है और राइजोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है और ऐसे ही अन्य बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को या फिर अमोनियम को नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, अमोनियम को नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देना। और ये कौन करते हैं, तो ये
नाइट्रोबैक्टीरियाज, ये जो नाइट्रोबैक्टीरिया से मैंने बताया ये सब एजोबैक्टीरिया ये सब इसको करते हैं प्राकृतिक रूप से। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो ये नाइट्रिफिकेशन होने के बाद दो प्रकार के बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, मुख्य बैक्टीरिया जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें दो बैक्टीरिया जो है इंपॉर्टेंट वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास मुख्यतः जो अमोनिया या फिर अमोनियम है उसको नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि जो नाइट्रोबैक्टीरिया है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट जो है वो NO2 है, नाइट्राइट जो है वो NO3 नेगेटिव है। जो नाइट्रेट NO3 है उसको पेड़ पौधे डायरेक्टली ले सकते हैं। इसी प्रकार जो दलहनी फसलें होती हैं या फिर जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसकी वजह से जो दलहनी फसलें हैं वो डायरेक्ट जो अमोनियम है या फिर जो नाइट्राइट है या फिर जो नाइट्रेट है उसको सीधा ग्रहण कर सकती है पादप दलहनी फसलें राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। अब जो ये नाइट्रेट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, इसमें से कुछ जो होगा वो पादपों द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और कुछ जो होता है उसका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, कुछ जो अमाउंट में बच जाता है उसका डिनाइट्रिफिकेशन होता है, वो भी बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। उसमें भी दो बैक्टीरिया हमें याद करने होते हैं, एक होता है स्यूडोमोनास और एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम। स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो इस नाइट्रेट का या फिर जो अमोनियम है या फिर जो नाइट्राइट है इसका जो बचा हुआ है उसको वापस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में या फिर N2 में परिवर्तित कर देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये हो गया पूरा नाइट्रोजन का चक्र और वापस से फिर वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन अमोनियम में परिवर्तित होगी एजोबैक्टीरियाज के थ्रू। ऐसे करके चक्र चलता रहता है किसका, नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है, इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं नाइट्रोजन के बाद, तो नाइट्रोजन के बाद आएगी कार्बन साइकिल का जो मुख्य सोर्स होगा या फिर जहां से हम शुरू करें तो हम वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से यदि शुरू करें इसको, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसको रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे, उसको फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में यूज करते हैं CO2 को कौन, पादप। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और वो एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो जीव जंतु हैं वो घास को खाते हैं और पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको खाते हैं, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में उसको CO2 को ग्रहण करते हैं और फिर वो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 को बाहर फेंक देते हैं अर्थात वायुमंडल में छोड़ देते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर चयापचयी प्रक्रियाओं के थ्रू, या फिर जो मृत जीव हैं मृत जीवों से भी CO2 अवशोषित होती है और उत्सर्जित होती है और इस प्रकार से जो CO2 है वो वापस से वायुमंडल में आ जाती है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई किसकी, CO2 साइकिल की। एक और प्रक्रिया होती है कार्बन साइकिल की। एक और प्रक्रिया होती है कार्बन साइकिल की जो होती है इम्परफेक्ट साइकिल। एक और प्रक्रिया आती है इम्परफेक्ट साइकिल। उसमें क्या होता है कि जो कार्बन है, तो ये परफेक्ट साइकिल थी जिसमें कि एनिमल ग्लूकोज लेके और फिर CO2 को छोड़ रहे थे। एक ये प्रक्रिया होगी परफेक्ट साइकिल कार्बन की। कार्बन की एक और साइकिल चलती है इम्परफेक्ट साइकिल, जो कि होती है कि जो मृत जीव हैं या फिर जो जिनका अपघटन नहीं हो पाया, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, तो वो धीरे धीरे उनका फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कई सालों बाद, कई हजारों लाखों सालों बाद। तो इसीलिए इसको इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये कई सालों, इसकी अवधि जो है बहुत लंबी है। तो जो फॉसिल फ्यूल है अब हम उसको माइन करके या फिर उसको माइन करके इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉसिल फ्यूल, और वो फिर CO2 वापस से वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये इम्परफेक्ट साइकिल चलती है किसकी, कार्बन की। कार्बन की हम दो साइकिल्स पढ़ते हैं, परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल। इसके बाद ऑक्सीजन साइकिल।
ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, यदि हम वायुमंडलीय, इसका भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है उससे शुरू करें, वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है उसका 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को एनिमल्स जो है वो ग्रहण करते हैं, एनिमल्स जो है वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स जो है वो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, और इससे क्या होता है, इसके बाद वो CO2 को छोड़ते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी डिकम्पोजिशन के थ्रू, जो जब मृत जीव हो जाते हैं या फिर जो डिकम्पोज हो जाता है उससे भी ऑक्सीजन रिलीज होती है, उससे भी ऑक्सीजन छूटती है, तो वो भी वायुमंडल में आ जाती है, और इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन चक्र है ये चलता है। इसके बाद यदि मैं सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल पे आऊं, ये सब थे गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। इसी प्रकार में सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल पे आए, तो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल में हम दो मुख्य पढ़ते हैं, एक होता है फास्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेकंड होता है सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल। फास्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल, फास्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल का जो मुख्य सोर्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फास्फोरस सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो इसका मुख्य सोर्स होता है, वहां से फास्फोरस निकलता है, अर्थात उससे बनता है, शुरू होता है, वहां से हम शुरू करते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जब बारिश आती है या फिर जो नदियां हैं, नदियां जो रॉक्स होती हैं फास्फोरस की रॉक्स, उनको काट के ले आती है और वो समुद्र में अवसाद के रूप में जमा हो जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, तो ये ओशन में या फिर समुद्र में अवसाद के रूप में जमा हो जाता है, सेडिमेंट के रूप में जमा हो जाता है। उसके बाद जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऊपर उठता है तो जो ये अवसाद है, जो ये अवसाद जमा हो रखा है नदियों के कई सालों बाद, कई सालों से जमा किए हुए सेडिमेंट से, जो मेनली हम बोले तो फास्फोरस सेडिमेंट है, तो फिर वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ उठ करके वापस से फास्फोरस रॉक निर्माण कर देता है। इस प्रकार से फास्फोरस साइकिल कई लाखों सालों में कंप्लीट होती है, इसीलिए इम्परफेक्ट साइकिल है, परफेक्ट साइकिल नहीं है। ऐसे ही एक और प्रक्रिया द्वारा ये जब बारिश होती है तो फिर सॉइल लीचिंग जो होता है, सॉइल लीचिंग के थ्रू भी जो ये फास्फोरस है, फास्फोरस समुद्रों में या फिर नदियों में पहुंचता है। इसका केवल नदियां ही नहीं, अर्थात बारिश से जो फास्फोरस की चट्टानें हैं वो कट के और फिर मृदा में घुल जाती है और मृदा में चले जाते हैं और फिर सॉइल लीचिंग के थ्रू वो नदियों में आ जाता है। इस प्रकार से पूरी साइकिल चलती है। कौन सी साइकिल? फास्फोरस न्यूट्रिएंट साइकिल। इसके बाद सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल। सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल का जो इंपॉर्टेंट जो रिजर्वायर है वो है सॉइल सेडिमेंट। इसका सॉइल सेडिमेंट होता है सल्फर का। जो फास्फोरस है वो, इससे पहले एक और पॉइंट छूट गया, जो फास्फोरस वो कहां पे इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व क्या है? फास्फोरस का महत्व हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। जो हमारे डीएनए है, डीएनए जो जुड़ता है वो फास्फोरस के थ्रू ही जुड़ता है। फास्फोरिक जो बॉन्ड होते हैं, फास्फोरिक बॉन्ड होते हैं, उनके थ्रू जो आपस में डीएनए के जो अणु होते हैं वो जुड़ते हैं। तो वहां पे फास्फोरस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सभी जीव जंतुओं एवं पादपों के शरीर में। अब यदि मैं वापस सल्फर पे आऊं, सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल। सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल सॉइल सेडिमेंट से शुरू होती है। इसमें भी जो सॉइल लीचिंग होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब वायुमंडल में H2S जो है और SO2 जो है, उसके थ्रू H2SO4 जो अम्ल है वो बनता है और एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है उसके थ्रू जो सल्फर है अम्लीय वर्षा के थ्रू सॉइल में आ जाता है। अब जो सॉइल में आ जाता है, इसके बाद जो अम्लीय वर्षा होती है फिर वो सॉइल सेडिमेंट के थ्रू ओशन में, सॉइल सेडिमेंट के थ्रू ओशन में चले जाता है और फिर वो डाई सल्फर के थ्रू या डाई मिथाइल सल्फेट के थ्रू वो ओशन के सरफेस से वाष्पीकृत हो जाता है। अब ये वाष्पीकृत हो जाता है और फिर जल वाष्प के रूप में फिर ये वापस से एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है और फिर सॉइल लीचिंग के थ्रू वापस से ओशन में चले जाता है। तो ये होती है सल्फर न्यूट्रिएंट साइकिल। इसके बाद अब यदि मैं जैव विविधता या फिर जो मेरा सेकंड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी पे आऊं, तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले ईओ विल्सन द्वारा दिया गया और बायोडाइवर्सिटी के पिता ईओ विल्सन को ही कहा जाता है। जो जैव विविधता है इसकी परिभाषा यदि कहूं, इसकी परिभाषा
1887 में अमेरिका में एक टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट हुआ, उसमें दी गई इसकी जैव विविधता की एक परिभाषा दी गई जो कि अभी तक भी मान्य है। और ये क्या थी, तो पृथ्वी में उपस्थित जीव जंतुओं में विभिन्नता, विषमता एवं पृथ्वी में उपस्थित जीव जंतुओं में विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिकी जटिलता को ही जैव विविधता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा दी गई। इसके बाद जो जैव विविधता है, यदि मैं जैव विविधता की महत्व बताऊं कि जैव विविधता के क्या महत्व हैं, तो जैव विविधता का महत्व पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में, ये पारिस्थितिकी तंत्र की एक आधार, पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत आधार है जैव विविधता। अर्थात कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली जीवों की विविधता जो भी है, जीवों की या पादपों की जो भी विविधता है, अर्थात उसमें जो जितनी भी जातियों की संख्या है एक निश्चित क्षेत्र में, तो वो जैव विविधता कहलाती है। यदि सरल शब्दों में कहूं तो इसका महत्व क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सुचारू रूप से चलता रहे, या फिर पर्यावरण का जो संतुलन है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो बना रहे, वो जैव विविधता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। इसका जैव विविधता का महत्व केवल पारिस्थितिकी तंत्र से ही नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक महत्व, इसका सामाजिक महत्व, इसका व्यावसायिक महत्व और इसका सांस्कृतिक महत्व है। यदि मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो विभिन्न प्रकार की जो औषधियां हैं वो पादपों से प्राप्त की जाती हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त की जाती हैं, और इसका फिर व्यवसाय भी होता है। तो आर्थिक एवं व्यावसायिक इसका उपयोग है। ऐसे ही सांस्कृतिक उपयोग, जैसे कि उत्तराखंड में एक नंदा देवी राजजात चलती है, तो उसमें चौसिंग्या खाडू, तो ये जैव विविधता का एक भाग है जो कि चौसिंग्या खाडू है। तो ये सांस्कृतिक महत्व भी इसका पाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभिन्न सांस्कृतिक महत्व मिलता है जैव विविधता का। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं, जैव विविधता के स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। इसको मैं क्रमवार यदि बताऊं, पहला क्रम होता है, फिर सबसे छोटा जो स्तर होता है जैव विविधता का वो होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकंड होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरा होता है कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अर्थात आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है आनुवांशिकी, तो इसमें आनुवांशिक रूप से जो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि जो विभिन्न जीव होते हैं या फिर विभिन्न पादप होते हैं, उनकी आनुवांशिकता एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। चाहे उनकी जो जाति है वो बिल्कुल समान हो, किंतु उनका जो जेनेटिक कोड होता है या फिर आनुवांशिक क्रम जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, और इसी प्रकार से जो आनुवांशिकता है वो एक दूसरे से भिन्न होगी, तो ये आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। इसके बाद स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी अर्थात जातीय जैव विविधता। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या होता है, इस स्तर में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित भूभागीय परिवेश में, एक निश्चित भूभागीय परिवेश में उपस्थित जीवों की प्रजातियों की संख्या या उसमें जो प्रजातियां हैं वो जातीय विविधता में आती हैं, अर्थात उसमें जितनी भी प्रजातियां हैं वो जातीय विविधता के अंतर्गत आती है, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी इसमें आती है। इसके बाद जो हम तीसरा स्तर पढ़ते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो है पारिस्थितिकी स्तर या फिर इकोसिस्टम स्तर, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद इसमें हम पारिस्थितिकी जो एक निश्चित जो भूभाग है या फिर जो भूभाग है उसमें जितनी भी पारिस्थितिकी है उसको हम उस भूभाग की पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद जो हम मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता के मापक, तो बायोडाइवर्सिटी के मेजरमेंट 3 मुख्य मेजरमेंट होते हैं। एक होता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होता है या फिर अल्फा सूचकांक, दूसरा होता है बीटा सूचकांक और तीसरा होता है गामा सूचकांक। अल्फा सूचकांक किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या अल्फा सूचकांक होती है। सेकंड बीटा सूचकांक,
बीटा सूचकांक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी संरचनात्मक, जो हमने अभी पहले हमने संख्या अल्फा सूचकांक से निकाली, उसके बाद जो उनकी संरचना है उसका जो प्रकार होता है वो होता है बीटा सूचकांक। यदि मैं इसको और परिभाषित करूं बीटा सूचकांक को, तो बीटा सूचकांक किसी निश्चित क्षेत्र में स्थानीय जैव विविधता या फिर स्थानीय विविधता एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। बीटा सूचकांक किसी निश्चित क्षेत्र में स्थानीय विविधता एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। इसके बाद आती है गामा विविधता, जो कि तीसरी मापक है जैव विविधता की, गामा विविधता। गामा विविधता में जो गामा विविधता इसकी जो जैव विविधता की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद यदि मैं जैव विविधता के ह्रास पे आऊं, जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है, जैव विविधता के कम होने के या फिर लोप होने का कारण क्या है, तो इसके मुख्यतः 5 कारण है, जिसमें पहला जो मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है प्राकृतिक आवासों का क्षय होना या फिर प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। किसके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना? तो जीवों के या फिर जंतुओं के या फिर पादपों के या फिर जंतुओं के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। तो इसमें जो भी जीव हैं या फिर जंतु हैं उनके प्राकृतिक आवास जो हैं यदि वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि एक विलुप्त पक्षी डोडो थी जो कि मॉरिशस में पाई जाती थी, उसका निवास स्थान जब नष्ट हो गए या फिर जो विभिन्न पक्षियां हैं उनके जब निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं या वास स्थान नष्ट हो जाते हैं तो वो विलुप्त होने लग जाती है, उनकी संख्या कम होने लग जाती है। इस प्रकार से जो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता है उसकी कुल जो जैव विविधता है उसकी संख्या कम हो जाती है, प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, तो इससे जैव विविधता में ह्रास होता है। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कारण है जैव विविधता कम होने का या फिर जैव विविधता का ह्रास का, वो है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो जो पादप है, जो विभिन्न पादप हैं, उनकी जैव विविधता का ह्रास का कारण क्या है? उनकी जैव विविधता का ह्रास का कारण उनको भूमि में कहीं कमी नहीं पड़ रही है, परंतु जो उनका अपना स्थानीय आवास था या फिर जो उनका प्राकृतिक आवास था, वहां पर जब विदेशी प्रजातियां या फिर विदेशी बीजों को वहां पे लाया जाता है, उससे जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका लोप हो जाता है या फिर वो खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक जैव विविधता जो है, जो पादपों की जैव विविधता है, उसका लोप होता है, उसका ह्रास होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो जैव विविधता का है, वो है जैव विविधता के ह्रास होने का है, वो है वनों में आग लगना या फिर वनों का नाश होना। जो वनों की जैव विविधता है वो पूर्णतः वनों पर ही निर्भर होती है, अर्थात वनों में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो पूर्णतया वनों पर ही निर्भर हैं। यदि उन वनों में आग लग जाएगी यदि उन वनों को कोई क्षति पहुंचाएगा तो उससे जो वनों में उपस्थित जीव जंतु हैं या फिर जो वनों में उपस्थित पादप ही हैं उनकी प्रजाति में कमी आएगी और उनकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी, जिससे कि जैव विविधता कम होगी। तीसरा मुख्य कारण है वनों को क्षति पहुंचना। चौथा जो इसका जैव विविधता ह्रास होने का प्रमुख कारण है वो है जीनांतरित बीजों का प्रयोग करना। जीनांतरित बीजों का प्रयोग करना, जीनांतरित बीजों के प्रयोग से जिन बीजों का के जीनों में परिवर्तन किया गया है और फिर उन्हें बोया जा रहा है, उससे क्या होगा कि उससे जो भी मृदा है, मृदा में उपस्थित जो भी वो मृदा के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जिससे कि मृदा की उर्वरता को क्षति पहुंचेगी और बाकी जो स्थानीय जो पादप हैं उनको क्षति पहुंचेगी। इससे जैव विविधता को भी नुकसान होगा और इससे एक और जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि जो पक्षी हैं या फिर जो वन्य जीव हैं, यदि वो उस जीनांतरित बीजों को खाएंगे तो इससे भक्षण करेंगे तो उससे क्या होगा, इससे उनकी जो प्रजनन की क्षमता होती है वो उसमें कमी पाई जाती है या फिर उसमें कमी आ जाती है और ये जीवों को भी, जंतुओं को भी प्रभाव डालते हैं और इससे जंतुओं की विविधता में कमी आती है। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो यदि मैं आप
जैव विविधता के संरक्षण की बात करूं तो इससे मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म हॉटस्पॉट्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है हॉटस्पॉट्स। ये जैव विविधता के संरक्षण से पहले यदि मैं इसको कवर करूं हॉटस्पॉट्स को, कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि इसका नाम है हॉटस्पॉट्स, तो ये जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट्स है, अर्थात जैव विविधता सबसे अधिक यहाँ पे पाई जा रही है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो ये नॉर्मन, ये टर्म सबसे पहले नॉर्मन मायरी ने दिया था। नॉर्मन मायरी ने 1887-88 में दिया था, नॉर्मन मायरी ने। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि हॉटस्पॉट्स में हम क्या शामिल करना चाहिए हमें हॉटस्पॉट्स में, तो अर्थात किसको हम हॉटस्पॉट्स कहें, तो नेमन मायरी के अनुसार जो यदि स्थानीय प्रजातियों की, यदि नेमन मायरी के अनुसार यदि स्थानीय प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है, यदि स्थानीय प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है, तो जो वनों का दोहन होता है वो अधिक होने लगता है, वनों का दोहन अधिक होने लगता है। और इससे जो इसको हम हॉटस्पॉट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो हॉटस्पॉट्स हैं, इसमें संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनको इसमें रखा गया है जैव विविधता की दृष्टि से। जो हॉटस्पॉट्स होते हैं, यदि मैं इसका स्तर बताऊं कि इसमें किन प्रजातियों या फिर किन क्षेत्रों को रखा जाता है, तो हॉटस्पॉट्स में विश्व में पाई जाने वाली कुल जैव विविधता जो कि है 3 लाख प्रजातियां, 3 लाख प्रजातियों का 0.5% भाग, 3 लाख प्रजातियों का आधा भाग या फिर 0.5% भाग, अर्थात 1500 प्रजातियां। यदि किसी क्षेत्र विशेष में 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसे हम हॉटस्पॉट कह सकते हैं या फिर उसको हॉटस्पॉट ही कहा जाता है। विश्व में अभी तक कुल 36 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए जा चुके हैं, 36 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से यदि मैं मुख्यतः बात करूं तो जैसे कि जापान हॉटस्पॉट है, न्यूजीलैंड हॉटस्पॉट है, कैरिबियन आइलैंड हॉटस्पॉट है, फिलीपींस हॉटस्पॉट है, या हम मेडागास्कर एक हॉटस्पॉट है, या फिर मेडागास्कर आइलैंड एक हॉटस्पॉट है, और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जहां पे जो 4 कंट्रीज हैं, जो जिबूती है और एरिट्रिया है, इथियोपिया है और सोमालिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जहां पे स्टेट ऑफ बबल मंडेब भी है जो कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़े, तो वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी हॉटस्पॉट का भाग है। इसके बाद यदि मैं इंडिया की बात करूं कि भारत में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, भारत के मुख्य भूभाग में मुख्यतः 2 हॉटस्पॉट्स हैं। एक है पश्चिमी घाट श्रीलंका हॉटस्पॉट और दूसरा है पूर्वी हिमालयी हॉटस्पॉट या फिर हिमालयी क्षेत्र। यदि मैं भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों की भी बात करूं तो भारत के पड़ोसी देशों में या फिर भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुल 4 हॉटस्पॉट्स होते हैं। 2 तो भारत में है और 2 और आते हैं, एक होता है सुंडालैंड और एक है इंडो वर्मा हॉटस्पॉट। ये चारों हॉटस्पॉट भारत के आसपास हैं। इन चारों में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन है? इन चारों में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंडो वर्मा हॉटस्पॉट, जो कि अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट है उसका भारत में कोई भूभाग जुड़ता है, तो इंडो वर्मा हॉटस्पॉट का भारत में जो निकोबार द्वीप का क्षेत्र है उसका कुछ क्षेत्र इंडो वर्मा हॉटस्पॉट से भी जुड़ता है। ये हॉटस्पॉट भारत में उपस्थित हैं या फिर भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में उपस्थित हैं। इसके बाद यदि मैं हॉटस्पॉट से आगे बढ़ूं, भारत के संरक्षित क्षेत्रों पे आऊं, कंजर्वेशन एरियाज इन इंडिया, तो भारत में जैव विविधता या फिर जैव विविधता के संरक्षण के लिए समय समय पर कई संरक्षण अभियान चलाए गए हैं या फिर परियोजनाएं चलाई गई हैं। जैसे कि बाघ परियोजना, भारतीय बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई थी। ये उत्तराखंड के ही जिम कॉर्बेट से 1 अप्रैल 1973 में स्वर्गीय कैलाश जी, जो कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया हैं, उनके निर्देशन से आगे बढ़ी थी। और इसके बाद ऐसे ही भारत में अभी तक कई बाघ रिजर्व्स उपस्थित हैं। 54 बाघ रिजर्व अभी तक भारत में उपस्थित हैं, 54 बाघ रिजर्व।
जिसमें से जो 54वां बाघ रिजर्व है या फिर जो 53वां है वो रायमोना है, सॉरी ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में है, धौलपुर करौली, ये 54वां बाघ रिजर्व है। रिसेंट में अभी ये 2023 में ही बाघ रिजर्व घोषित हुआ है। धौलपुर करौली कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ऐसे ही बाघ रिजर्व पूरे भारत में है। सबसे छोटा बाघ रिजर्व भारत में पेंच बाघ रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। और बाघ रिजर्वों से यदि मैं आगे बढ़ूं तो जो नेशनल पार्क होते हैं, हम दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कंजर्वेशन एरियाज में। एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक होता है नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय पार्क। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो तो यही है कि इसमें पेड़ पौधों एवं पादप प्रजातियों को रखा जाता है। इससे पूर्व भी यदि मैं एक और पॉइंट मिस कर गया, वो होगा इसमें हम दो टर्म पढ़ते हैं कंजर्वेशन में, वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन पूरे के पूरे कंजर्वेशन टॉपिक में इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? यदि किसी पादप या फिर जीव जंतु की प्रजाति को उसके प्राकृतिक वास स्थान में ही संरक्षित किया जाता है तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है या फिर स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। यदि किसी जीव जंतु या फिर पादप प्रजाति को उसके प्राकृतिक वास स्थान में न रखकर किसी अन्य स्थान में उसको संरक्षित किया जाता है, उसे पर स्थानीय संरक्षण या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इनके यदि मैं एग्जांपल्स दूं तो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो भी हॉट स्पॉट्स है वो भी इसके उदाहरण आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के। यदि मैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण दूं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण जैसे कि सीड बैंक्स, जो सीड बैंक्स होते हैं उनको लेबोरेटरीज में उनको सुरक्षित रखा जाता है, सीड बैंक्स, या फिर जूलॉजिकल गार्डन या फिर बॉटनिकल गार्डन्स, जितने भी बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण, या फिर जूलॉजिकल गार्डन, या फिर जो भी जूज होते हैं, जो भी चिड़ियाघर होते हैं वो भी किसमें आते हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। तो अब जो मैं इन सिटू का बता रहा था कि इन सिटू के अंदर आते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो नेशनल पार्क्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इन दोनों में एक मुख्य अंतर आता है, वो आता है, इन दोनों में एक मुख्य अंतर होता है जो या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनकी यदि मैं संख्या बताऊं तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भारत में कुल अभी तक 500 प्लस हैं, और जो नेशनल पार्क्स हैं वो भारत में 106 हैं अभी तक जो चिन्हित किए गए हैं। इनमें जो मुख्य अंतर है वो है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर इनमें स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय लोगों के लिए जो पशु चराने की अनुमति है वो इसमें जिला कलेक्टर द्वारा दी जाती है, किसकी? मुख्य वन आरक्षी की सलाह से, या फिर मुख्य वन आरक्षी से सलाह लेके जिला कलेक्टर उसको उसके दोहन की अनुमति दे सकता है। और जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहां पे ये पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। वहां पर जो भी पशुचारण है या फिर मानवीय गतिविधि है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। वहां पर यदि आपको पशुचारण करना है या फिर उसके किसी भाग का दोहन करना है तो उसकी जो परमिशन होती है वो नेशनल कमीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से ली जाती है। अब जो भारत के मुख्य, यदि मैं नेशनल पार्क्स बताऊं तो भारत में विभिन्न नेशनल पार्क्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, और हमारे उत्तराखंड में जैसे कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये हमारे उत्तराखंड में है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है,
ऐसे ही यदि हम आगे हरियाणा में बढ़े तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? तो 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और फिर अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आता है। ऐसे जो वाइल्ड लाइफ है, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है और हाँ, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है। वापस मैं अपने पॉइंट पे आऊं नेशनल पार्क्स पे, तो इसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं, 11 नेशनल पार्क्स, उसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो है जैसे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जहां के सफेद शेर पाए जाते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही एक और हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, और अन्य जैसे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही यदि हम गुजरात की ओर बढ़े तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आते हैं। एशियाई शेर पूरे एशिया में एशियाई शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और कच्छकारण राष्ट्रीय उद्यान हमारे, यदि हम ओडिशा में आए तो ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या फिर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। ऐसे ही यदि हम झारखंड में आए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में आए तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में। ऐसे सिक्किम में कंचनजंगा या फिर खंगचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यदि बिहार में आए तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो हर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की विशेषता है कि हर स्टेट में एक राष्ट्रीय उद्यान या फिर कई राष्ट्रीय उद्यान है, तो कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान हर स्टेट में है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ऊंचा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा बाघों का रिजर्व है। कौन? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यदि हम और आगे बढ़े तो देहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, असम में देहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम सभी जानते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंगी गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ऐसे ही असम में जैसे कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। इसी प्रकार से यदि हम मेघालय की ओर बढ़े, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आता है या फिर वल्नरेबल स्पीसीज में भी आता है क्लाउडेड लेपर्ड। और यदि हम आगे बढ़े तो फाउलिंग राष्ट्रीय उद्यान या फिर नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मिजोरम में, नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही नागालैंड में आए तो नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में। ऐसे ही किबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में तैर रहा है? तो लोकटक झील में तैर रहा है। कहाँ? मेघालय, मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी हम मेघालय में पढ़ते हैं। ये तो ऐसा करके हमने इसको याद करना है कि नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में कोई ना कोई राष्ट्रीय उद्यान अवश्य है। और यदि अब हम साउथ इंडिया पे आए, साउथ इंडिया में जैसे कि तमिलनाडु में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे ही केरल में अगस्त्यमलाई राष्ट्रीय उद्यान और अगस्त्यमलाई राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में है। ऐसे यदि हम कर्नाटक में आए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ऐसे ही पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से हम अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ते हैं। और अब यदि मैं आगे बढ़ूं राष्ट्रीय उद्यानों से, तो हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स।
बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व या फिर इससे पहले मैं यदि विश्व विरासत सूची की बात करूं तो विश्व विरासत सूची में हमारे मुख्यतः 7 जैव विविधता स्थल शामिल हैं। विश्व विरासत सूची में या फिर विश्व विरासत अभिसमय में उपस्थित 7 जैव विविधता स्थल कौन से हैं? तो वो है पहला है काजीरंगा, दूसरा है जो कि असम में है, दूसरा है मानस जो कि असम में है, तीसरा है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, चौथा है केवला देव जो कि सारस पक्षी के लिए बड़ा साइबेरियन पक्षियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? तो राजस्थान में है केवला देव। पांचवा है ग्रेट हिमालयन जो कि हिमाचल प्रदेश में है। छठवां है पश्चिमी घाट जो कि मुख्यतः तमिलनाडु और पश्चिमी घाट सह्याद्री में है। और अंतिम है इसी प्रकार से कंचनजंगा या फिर कंचनजंगा, और ये 7 विश्व धरोहर सूची में अभी समय में उपस्थित है। इसके बाद यदि मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में आऊं, बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत में कुल अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट संस्था आती है यूनेस्को द्वारा 1972 में MAB अर्थात मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व MAB का गठन किया गया। और MAB जैसे कि एक रामसर सूची थी वेटलैंड्स के लिए, ऐसे ही MAB की एक सूची बनाई गई जिसमें कि विश्व के विभिन्न बायोस्फीयर रिजर्व्स को रखा गया। तो उसमें MAB में भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? उससे पहले मैं यदि एक और पॉइंट बताऊं, जो MAB है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। पहला है संरक्षण, और इसी प्रकार से दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो है स्थानीय लोगों को संलग्न करना। इस प्रकार से इस MAB के उद्देश्य हैं। और अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि इस MAB में शामिल हैं, जो कि हैं, यदि मैं इधर से आऊं तो नंदा देवी हमारे उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सम्मिलित है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सम्मिलित है। और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सम्मिलित है, और और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इसमें सम्मिलित है, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में ही है, इसमें सम्मिलित है, इस MAB में सम्मिलित है। इसी प्रकार 12 इसमें सम्मिलित हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और हमारे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं या सम्मिलित स्थित हैं। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो IUCN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और IUCN जो है ये एक रेड डेटा बुक जारी करती है जिसमें कि संकटाग्रस्त या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से एक और ब्लू बुक है। ब्लू बुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये ब्लू बुक जारी करती है। ब्लू बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ब्लू बुक में पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों की जो संकटाग्रस्त जातियां हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, और ये जारी होती है उस समय UNEP द्वारा। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नाइरोबी में इसका मुख्यालय है। इसके बाद भारत में भी एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये ग्रीन बुक जारी करती है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस
ग्रीन बुक में किस चीज का उल्लेख होता है? ग्रीन बुक में जो पादपों की प्रजातियां हैं, पादपों की दुर्लभ प्रजातियां, विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली पादपों की दुर्लभ प्रजातियों का वर्णन ग्रीन बुक में मिलता है। कौन जारी करता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। इसके बाद यदि मैं इन स्पीसीज पे आऊं कि एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, इस पे आऊं तो इनका हम पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ऑल स्पीसीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑल स्पीसीज। ऑल स्पीसीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इवैल्यूएटेड स्पीसीज, सेकंड है नॉन इवैल्यूएटेड स्पीसीज। इवैल्यूएटेड स्पीसीज जिनका उल्लेख हमें IUCN में मिलता है वो होती है इवैल्यूएटेड स्पीसीज, और नॉन इवैल्यूएटेड जिनका उल्लेख हमें IUCN की रिपोर्ट में नहीं मिलता है या फिर IUCN में नहीं मिलता है या IUCN द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, वो होती है नॉट इवैल्यूएटेड स्पीसीज। जो इवैल्यूएटेड स्पीसीज हैं उनको भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होता है एडिक्वेट स्पीसीज और दूसरा होता है डेटा डेफिशिएंट स्पीसीज। एडिक्वेट स्पीसीज अर्थात जिनके बारे में हमें डेटा उपलब्ध है, जिनके बारे में पर्याप्त डेटा उपलब्ध है। दूसरा है डेटा डेफिशिएंट स्पीसीज जिनके बारे में हमें पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है IUCN के पास। तो जो एडिक्वेट स्पीसीज है उसके अंतर्गत हम मुख्यतः 5 प्रकार पढ़ते हैं। पहला होता है एडिक्वेट स्पीसीज में, पहला है नियरली डेंजर्ड, नियरली या फिर सॉरी पहला है लेस कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। दूसरा है पहला है लीस्ट कंसर्न। इसमें कौन सी प्रजातियां आती हैं लीस्ट कंसर्न में? तो लीस्ट कंसर्न में आती हैं जो कि जिनकी जो मात्रा है पर्याप्त रूप से पर्यावरण में उपस्थित है या फिर हमारे पृथ्वी में उपस्थित है, वो आती है लीस्ट कंसर्न में। इसके बाद सेकंड जो एडिक्वेट स्पीसीज में आता है वो आता है नियर थ्रेटेंड अर्थात जो कि संवेदनशील या फिर नियरली थ्रेटेंड अर्थात जो कि विलुप्त होने के निकट है या फिर जो कि संवेदनशील होने के निकट आती हैं, ऐसी प्रजातियां आती हैं नियरली थ्रेटेंड में। तीसरी कैटेगरी आती है थ्रेटेंड कैटेगरी। इसके अंतर्गत जो थ्रेटेंड कैटेगरी है इसमें हम कई प्रकार पढ़ते हैं, इसके हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। एक होती है वल्नरेबल, एक होती है वल्नरेबल अर्थात संवेदनशील जातियां, दूसरी होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज और तीसरी होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये आती है किसमें? थ्रेटेंड कैटेगरी में। वल्नरेबल अर्थात संवेदनशील अर्थात जिन पर हमारे मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव पड़ता है और मानवीय क्रियाकलापों के प्रभाव से वो एंडेंजर्ड होने के करीब हैं, तो उसे हम कहते हैं संवेदनशील जातियां या फिर संवेदनशील प्रजातियां, वल्नरेबल स्पीसीज। इसके बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि जिनकी संख्या काफी कम हो चुकी है और जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आने वाली हैं, विलुप्त हो सकती हैं, वो आती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में। इसका उदाहरण जैसे कि मैंने दिया था एंडेंजर्ड स्पीसीज का, जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड हो गया या फिर ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके बाद आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये कुछ ही मात्रा में पृथ्वी में कुछ ही मात्रा में उपस्थित हैं और इनका विलोप या फिर ये विलुप्त कभी भी हो सकती हैं। कौन सी? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये आती है थ्रेटेंड कैटेगरीज में, ये आती है थ्रेटेंड कैटेगरीज में। अभी मैं बताऊंगा जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, भारत में भी कई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। IUCN द्वारा भारत में मुख्यतः कई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज दी गई हैं, उसमें से मैं मुख्यतः यदि 6 बताऊं तो पहला होगा कश्मीरी स्टैग जो कि कश्मीर का राज्य पशु भी है, राजकीय पशु भी है कश्मीरी स्टैग। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है, भारत की IUCN द्वारा दी गई है। दूसरी फॉरेस्ट आउलेट जो कि इसकी विशेषता क्या है? तो ये 1884 के बाद 1997 में दिखने में आई थी, जबकि कहा जाता है या फिर जो मापक है किसी भी स्पीसी को
विलुप्त घोषित करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यदि कोई भी प्रजाति अपने प्राकृतिक वास स्थान में 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देती है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। परंतु जो ये स्पीसी है, कौन सी, फॉरेस्ट आउलेट, ये स्पीसी 1884 के बाद सीधा 100 साल से भी अधिक अर्थात 1997 में ये दिखाई दी। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये फॉरेस्ट आउलेट, तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये विलुप्त कभी भी हो सकती है, माना कि इसको विलुप्त माना जा चुका था। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है IUCN की रिपोर्ट में इंडिया की, वो है कोंडाना रैट, कोंडाना चूहा। ये महाराष्ट्र में मिलता है। और इसके बाद मालाबार सिवेट, मालाबार सिवेट, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मालाबार तट पे है, मालाबार सिवेट। ये रात को जागने वाला जीव है, ये जो मालाबार सिवेट है रात को जागने वाला जीव है। ऐसे ही एक और हम पढ़ते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक प्रकार का पक्षी है, ये बहुत ही भारी होता है, भारी पक्षी होता है और शतुरमुर्ग की तरह ही दिखता है, शतुरमुर्ग की तरह दिखने वाला पक्षी है। इसके बाद एक और हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो है गंगाज सार्क, गंगा सार्क। इसका यदि मैं वैज्ञानिक नाम कहूं, इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइफिस गैंगेटिकस, ग्लाइफिलस या फिर ग्लाइफिलस गैंगेटिकस, ग्लाइफिलस गैंगेटिकस। इसकी कुल 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, 6 प्रजातियां पाई जाती हैं गंगा सार्क। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है भारत में। इसके बाद यदि मैं एडिक्वेट स्पीसीज के चौथे भाग जो कि है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड या फिर एक्सटिंक्ट ऑन वाइल्ड, अर्थात वनों में विलुप्त, वनों से विलुप्त प्रजातियां। तो वो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वनों से विलुप्त प्रजातियां किसमें आती हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। और लास्ट में आ गया एक्सटिंक्ट, जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो आ गया या फिर मैमथ आ गया, ये विलुप्त हो चुके हैं, ये आते हैं एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें कि ये जो बुक्स हैं वो पब्लिश करती हैं कि हम इन कैटेगरीज में जीवों को रखते हैं, उनकी संख्या के आधार पर, उनकी जातियों के आधार पर। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो जो ये मैंने कहा कि विलुप्त जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या फिर इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा या फिर भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राजकीय पशु, अपने राजकीय वृक्ष एवं अपने राजकीय पुष्प एवं अपने राजकीय पक्षी घोषित किए गए। जैसे कि भारत का राजकीय पशु क्या है, तो भारत का राजकीय पशु बाघ है। ऐसे ही भारत का राजकीय पुष्प क्या है, तो कमल है। ऐसे ही भारत का राजकीय पक्षी क्या है, तो मोर है। ऐसे ही भारत का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बनियान ट्री या फिर बरगद का वृक्ष है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों द्वारा अपने अपने राजकीय वृक्ष, अपने अपने राजकीय ये घोषित किए गए हैं। जैसे कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम जिसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, तो कस्तूरी मृग है जिसका मॉस्कस कैसोगास्टर जिसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है मोनाल जिसका के वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इंफिजीनस। इसके बाद उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्म कमल जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। ऐसे ही दिल्ली, हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पुष्प लेगर स्ट्रेमिया इंडिका है। दिल्ली का राष्ट्रीय पशु क्या है, दिल्ली का राष्ट्रीय पशु नीलगाय है जैसे कहा। दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। ऐसे ही दिल्ली का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, दिल्ली का राष्ट्रीय वृक्ष है अर्जुन वृक्ष। इसी प्रकार से हम अन्य जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसका जैसे कि कोई वृक्ष है या फिर कोई भी प्रजाति है, यदि वो किसी 2 या 2 से अधिक या फिर दो राज्यों का कॉमन या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कॉमन राजकीय वृक्ष है या फिर राजकीय पशु है, उसको भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं कि
जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो है बनियान ट्री या फिर बरगद का पेड़, जैसे जो कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसी प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं, जो कि जैसे कि जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। दोनों का राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। दोनों का राजकीय जो पुष्प है वो पलाश का पुष्प है। पलाश पुष्प उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऐसे ही पीपल का वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष है वो बिहार का, जैसे कि जो बोध गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोध गया, तो उससे पीपल का जो वृक्ष है वो बिहार का राजकीय वृक्ष है और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं कि भारतीय हाथी जो इससे क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, भारतीय विरासत पशु कौन सा है। भारतीय विरासत पशु है भारतीय हाथी या फिर हाथी। तो हाथी किसका राजकीय पशु है? हाथी 3 राज्यों का राजकीय पशु है। एक तो झारखंड का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, दूसरा कर्नाटक का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, ऐसे ही केरला का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। तो जो ये कॉमन राजकीय चिन्ह है या फिर कॉमन है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? तो ये संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि इनका संरक्षण हो सके और ये हाईलाइट हो सके। और यहीं पे मैं अपना बायोडाइवर्सिटी का जो लेक्चर है या फिर जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त करता हूं। थैंक यू।